नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड हैं। साथ ही मैंने इसको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। इसका एक एक प्रश्न आपका एक एक कदम होगा जो आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध कला में चक्र, धर्म चक्र भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक माना जाता है। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, जो सारनाथ में हुआ था। यही बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। धर्म चक्र सत्य, धर्म और ज्ञान के प्रसार का प्रतीक है। सारनाथ बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किस अभिलेख से होती है? रुम्मिनदेई अभिलेख। रुम्मिनदेई अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और यह अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा स्थापित स्तंभ पर अंकित है। लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में स्थित है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके अभिलेख भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध गुफा स्थल है। यहाँ की गुफाओं की दीवारों पर बहुत से पुराने चित्र मिले हैं, जिन्हें प्रागैतिहासिक चित्रकला कहा जाता है। इन चित्रों में शिकार, नृत्य और पशु पक्षियों के चित्र दिखाई देते हैं। ये चित्र प्राचीन मानव के जीवन की जानकारी देते हैं और भीमबेटका अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल हो गया है। फ्रेंड्स, आप एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध करना था। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। बाद में उन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। यह घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी और दिल्ली का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व बहुत अधिक था। बाद में नई दिल्ली का निर्माण किया गया और वह भारत की राजधानी बनी। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में इंग्लैंड भेजा था। वे 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के समक्ष सम्राट की मांगों को रखने के लिए लंदन गए थे। अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? 1856। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था और इस अधिनियम ने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान किया। इसके लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महत्वपूर्ण प्रयास किए। वे एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे। इस कानून ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। उस समय भारत में अकबर का शासन था। अकबर मुगल साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से माना जाता है। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और प्रशासनिक सुधार किए। उसके शासन काल में मुगल साम्राज्य का व्यापक विस्तार हुआ। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे? बाबा फरीद। शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी संत थे और वे बाबा फरीद के शिष्य थे। उन्होंने प्रेम, सेवा और मानवता का संदेश दिया। उनका प्रमुख
केंद्र दिल्ली था और प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो उनके प्रिय शिष्य थे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछता है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे। मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन से भी अवगत कराती जा रही हूँ फ्रेंड्स, के कारण ये है कि जरूरी नहीं कि मैंने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं यही पूछे जाएं। व्याख्या के आधार पर आप बहुत सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, इसीलिए तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? नागालैंड। नागालैंड 2011 की जनगणना में एक ऐसा राज्य था जहां जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक दर्ज की गई, अर्थात राज्य की जनसंख्या में कमी देखी गई। नागालैंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा, और यह अपनी जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और यह तेलंगाना की राजधानी भी है। इसकी स्थापना मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में की थी। हैदराबाद चार मीनार और गोलकुंडा के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह भारत का प्रमुख आईटी केंद्र भी है। फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछता है ये चार मीनार किस जगह पर है, तो हैदराबाद। कोयला एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, कई बार सीटेट में ये रिपीट किया गया है। तो कोयला उदाहरण है अवसादी सेल का। कोयला जैविक पदार्थों के अवशेषों से बनता है, इसीलिए उसे अवसादी सेल माना जाता है। यह ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्यों की बात करते हैं तो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ शामिल हैं। कोयले के प्रमुख प्रकार की बात करें तो पीट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट है। उद्योगों और बिजली उत्पादन में इसका व्यापक उपयोग होता है। वे दो ग्रह कौन से हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र सौर मंडल के ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित है और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि दोनों के आकार में काफी समानता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, सबसे गर्म। और इसके विपरीत पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि के एक से अधिक उपग्रह हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस स्थान में स्थित हैं? अरब सागर। लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अरब सागर में स्थित है और यह मुख्य रूप से प्रवाल कोरल से बने द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, और यह कुल यहाँ पर जो है 36 द्वीप हैं और इनसे मिलकर बना हुआ है लक्षद्वीप, जिनमें कुछ पर ही आबादी निवास करती है। यह क्षेत्र अपनी सुंदर प्रवाल भित्तियों, स्वच्छ समुद्र तटों और समृद्ध समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलों का उद्यान कहा जाता है। यहाँ की जलवायु फल उत्पादन के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। इस क्षेत्र में अंगूर, संतरा, नींबू, जैतून और अंजीर जैसे फलों की व्यापक खेती की जाती है। स्पेन, इटली और ग्रीस इस क्षेत्र के प्रमुख देश हैं और बागवानी की दृष्टि से यह क्षेत्र विश्व में विशेष स्थान रखता है। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को संसार की छत कहा जाता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा और विशाल पठार माना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है और इसके आसपास हिमालय, काराकोरम और कुनलुन पर्वत श्रेणियां स्थित है। एशिया की कई प्रमुख नदियों का उद्गम भी इसी क्षेत्र से होता है। पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। पाकल दुल पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है। यह परियोजना मुरुसुदर नदी पर बनाई जा रही है जो चिनाब नदी के सहायक नदी है और यह क्षेत्र की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य है बिजली उत्पादन बढ़ाना, ऊर्जा विकास को गति देना। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? नागपुर। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है और एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है और यह प्रयोगशाला कृषि उत्पादों की गुणवत्ता की जांच और मानकीकरण
का कार्य करती है। एगमार्क का संबंध कृषि विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण से है। उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। नींबू किस अम्ल का प्रचुर स्रोत है? सिट्रिक अम्ल। नींबू में मुख्य रूप से सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जो इसके खट्टे स्वाद के कारण है। संतरा, मौसमी और अन्य खट्टे खट्टे फलों में भी यह अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल इमली और अंगूर में मिलता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके का प्रमुख घटक होता है। अगला प्रश्न जो है ये संगीत से संबंधित है। राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? कल्याण। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमें एक लाइक जरूर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। राग यमन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध राग है, जो कल्याण थाट से उत्पन्न माना जाता है। इस राग में तीव्र मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रायः संध्या समय में गाया जाता है। भारतीय संगीत में अचल स्वर कौन से हैं? सा और प। भारतीय शास्त्रीय संगीत में सा षडज और प पंचम को अचल स्वर कहा जाता है। अचल स्वर वे स्वर होते हैं जिनका स्थान नहीं बदलता। अन्य स्वर अपने शुद्ध और विकृत रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं। संगीत के 7 स्वरों में सा और प का विशेष महत्व माना जाता है। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन नामक रंजक के कारण होता है और यह एक प्राकृतिक वर्णक है जो टमाटर, तरबूज और लाल अमरूद में पाया जाता है। लाइकोपीन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी माना जाता है। क्लोरोफिल के कारण से पौधों को हरा रंग मिलता है। कैरोटीन और जैंथोफिल ये क्रमशः नारंगी और पीला रंग प्रदान करते हैं। फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है? इसका नाम है रेफ्रैक्टोमीटर। फलों के रस में चीनी की मात्रा को मापने के लिए रेफ्रैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फलों की मिठास सामान्यतः ब्रिक्स मान में व्यक्त किया जाता है और खाद्य उद्योग में इसका व्यापक उपयोग होता है। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को क्या कहते हैं? लय। संगीत में समय की समान और निरंतर गति को लय कहा जाता है। गायन, वादन और नृत्य में इसका विशेष महत्व होता है। लय के आधार पर संगीत की गति निर्धारित होती है। भारतीय संगीत में विलंबित, मध्य और द्रुत लय प्रमुख मानी जाती है। 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की आयु को सामान्यतः बाल्यावस्था कहा जाता है और यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसी अवधि में भाषा, व्यवहार सीखने की क्षमता का तेजी से विकास होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में इस अवस्था को व्यक्तित्व निर्माण का आधार माना जाता है और बच्चे प्रारंभिक शिक्षा भी इसी काल में आरंभ करते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो जरूर आंसर देंगे। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? व्हेल, मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, कछुआ। फ्रेंड्स, हमारा 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। यदि आपको पसंद आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।